हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका पीटीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है 15 जून को। तो आज की इस क्लास में हम लोग पीटीईटी परीक्षा के लिए सामान्य जागरूकता, राजस्थान जीके, टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि पीटीईटी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास और संस्कृति। पहला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, पहला क्वेश्चन है राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से सबसे पुरानी हल चलाए गए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, गणेश्वर, शोथी या बैराट? राजस्थान के कालीबंगा से पुरातात्विक स्थल से सबसे पुरानी हल चलाए गए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो पहले क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। दूसरा क्वेश्चन देखेगा। राजस्थान के किस स्थल पर बौद्ध संस्कृति के अवशेष पाए गए हैं? बैराट, रंगमहल, शोथी या बालाथल? राजस्थान के बैराट स्थल पर बौद्ध संस्कृति के अवशेष पाए गए हैं। तो दूसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा। गणेश्वर सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि, तांबे की धातु का गलाना और उपकरण बनाना, व्यापार, मछली पकड़ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, गणेश्वर सभ्यता का प्रमुख जो व्यवसाय था तांबे की धातु का गलाना और उपकरण बनाना। तो तीसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस, इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। राजस्थान के किस क्षेत्र में सोने की मीनाकारी कला प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़, बसी, सागानेर या नागौर? राजस्थान के प्रतापगढ़ क्षेत्र में सोने की मीनाकारी कला प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो चौथे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, प्रतापगढ़। सो गाइस, पांचवा क्वेश्चन देखेगा। वीर रस परंपरा किस भाषा शैली से संबंधित है? जैन, चारण, लौकिक या संत? देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीर रस परंपरा जो है ना, ये चारण शैली से संबंधित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, पांचवें क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। छठा क्वेश्चन देखेगा। हमीर रासो और हमीर काव्य किसके द्वारा रचित है? जिनदत्त सूरी, असायत, नरपति नलह, शारंगधर? हमीर रासो और हमीर काव्य ये जो है ना नरपति नल्लह के द्वारा रचित हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो छठे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सातवां क्वेश्चन हमारा है। जोधपुर का शाफा किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? लंबाई, रंग, प्रतिष्ठा, कोई नहीं? जोधपुर का शाफा जो है ना, ये रंग की विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। तो सातवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस, इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखेगा। राजस्थान में ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर या जोधपुर? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान में ऊंट महोत्सव का आयोजन ये बीकानेर में होता है। तो आठवें क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नवा क्वेश्चन देखेगा। भवाई नृत्य की विशेषता क्या है? 7 से 8 मटके सिर पर रखना, तलवार पर नृत्य करना, आग के चारों ओर नृत्य या रस्सी पर नृत्य? भवाई नृत्य की विशेषता क्या है? 7 से 8 मटके सिर पर रखना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी तो नवे क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 10वां क्वेश्चन देखिएगा। पृथ्वीराज विजय पुस्तक के लेखक कौन है? पृथ्वीराज, जयानक, चंद्रप्रदा या जयसिंह? पृथ्वीराज विजय पुस्तक के लेखक हैं जयानक।
तो 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सबसे बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र कौन सा है? मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान, जैसलमेर, बीकानेर या बाड़मेर? राजस्थान का सबसे बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र कौन सा है? मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान। तो 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सिलवासा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? कपड़ा उद्योग, पर्यटन, खनिज उत्पादन, बिजली उत्पादन? राजस्थान में सिलवासा जो है ना, ये खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ किले के मुख्य वास्तुकार कौन थे? मंडन, वीवी लाल, दयाराम साहनी, वीके थापर? तो कुंभलगढ़ किले के मुख्य वास्तुकार थे मेरे प्यारे बच्चों मंडन। तो 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान की किस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा माना जाता है? गणेश्वर, सोथी, बालाथल या रंगमहल? तो मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान की सोती सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा माना जाता है। तो 14वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थान से तांबे के औजारों की आपूर्ति हड़प्पा को की जाती थी? कालीबंगा, गणेश्वर, बैराट या सोथी? राजस्थान के गणेश्वर स्थान से तांबे के औजारों की आपूर्ति हड़प्पा से की जाती थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 15वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर वी के साथ। 16वां क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान के किस क्षेत्र में अशोक के 2 शिलालेख पाए गए हैं? बैराट, कालीबंगा, बालाथल या रंगमहल? तो राजस्थान के बैराट क्षेत्र से अशोक के 2 शिलालेख पाए गए हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, राजस्थान के किस किले की दीवारें 36 किलोमीटर लंबी है, जो चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे लंबी है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर या जैसलमेर? राजस्थान के कुंभलगढ़ किले की दीवारें 36 किलोमीटर लंबी है, जो चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे लंबी हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 17वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान के किस स्थान से ऊंट की हड्डियों के अवशेष मिले हैं? कालीबंगा, गणेश्वर, सोथी या बैराट? राजस्थान के कालीबंगा स्थान से ऊंट की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। तो 18वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, राजस्थान के किस स्थान पर अग्नि वेदियों के प्रमाण मिले हैं? कालीबंगा, बालाथल, बैराट या रंगमहल? राजस्थान के कालीबंगा स्थान पर अग्नि वेदियों के प्रमाण मिले हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान के किस स्थान से राजा मेनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? बैराट, कालीबंगा, गणेश्वर या सोथी? तो राजस्थान के बैराट स्थान से राजा मेनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो 20वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है राजनीतिक पक्ष। 21वां क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान के किस शासक ने प्रजामंडल आंदोलन को संरक्षण दिया था? महाराणा प्रताप, जयसिंह द्वितीय, कोटा के उमराव सिंह, उदयपुर के भीम सिंह? तो मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान के कोटा के उमराव सिंह ने प्रजामंडल आंदोलन को संरक्षण दिया था। तो 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी जो है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान में संयुक्त राजस्थान का गठन किस वर्ष हुआ था? 1948, 1949, 1950, 1956? तो मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान में संयुक्त राजस्थान का गठन वर्ष 1949 में हुआ था। तो 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे, रमा देवी, विजया राजे सिंधिया, श्रीमती सुषमा स्वराज?
जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान की प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री थी ये थी वसुंधरा राजे। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और श्रीमती सुषमा स्वराज जो हैं ये राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस 24वां क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान के किस राजा को नवीन भारत का निर्माता कहा जाता है? महाराजा गंगा सिंह, महाराणा कुंभा, महाराजा मान सिंह, महाराजा राम सिंह। राजस्थान के महाराजा गंगा सिंह को नवीन भारत का निर्माता कहा जाता है। तो 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, राजस्थान विधानसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? हीरालाल शास्त्री, नारायण लाल जोशी, पुरुषोत्तम दास टंडन, रामेश्वर लाल गोयल। तो राजस्थान विधानसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? नारायण लाल जोशी। तो 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारत और उसके प्राकृतिक संसाधन। पहला क्वेश्चन देखिएगा 26वां, भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य जो है मेरे प्यारे बच्चों झारखंड। तो 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड, ओडिशा, गुजरात या महाराष्ट्र। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा जो भंडार है ना ये ओडिशा में पाया जाता है। तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का खनिज भंडार किसे कहा जाता है? झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश या कर्नाटक। तो भारत का खनिज भंडार झारखंड को कहा जाता है। तो 28वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा या छत्तीसगढ़। तो भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य जो है मेरे प्यारे बच्चों ओडिशा। तो 29वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारत में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस किस राज्य में उत्पादित होती है? असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात। तो भारत में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस जो है ना ये गुजरात राज्य में उत्पादित होती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध भारत की एकमात्र खान जो है ये कहाँ पर स्थित है? पन्ना, मध्य प्रदेश, बेलारी, कर्नाटक, रामगढ़, झारखंड, जयपुर, राजस्थान। तो हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध भारत की एकमात्र खान जो है ना पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। तो 31वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? असम, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान। तो भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन राजस्थान करता है। तो 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी जो नदी है यह है गंगा नदी। तो 33वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल, असम, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु। तो भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम राज्य में होता है। तो 34वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल, गोवा, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। तो मेरे प्यारे बच्चों भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है मेरे प्यारे बच्चों वो है केरल। तो 35वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष दांडी मार्च नमक सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में दांडी मार्च नामक सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो इनका जन्म हुआ था मेरे प्यारे बच्चों महाराष्ट्र में। तो 37वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा 38वां। किस भारतीय महिला ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, किरण मजूमदार, शाह, सरोजिनी नायडू। किस भारतीय महिला ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया? तो मदर टेरेसा ने। तो 38वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 39वां। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व कब किया था? 1880, 1893, 1900, 1910। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व 1893 में किया था। तो 39वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार मिला था? 1910, 1913, 1920, 1925। तो मेरे प्यारे बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 40वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है कि दीनदयाल उपाध्याय कौन से राजनीतिक दल के संस्थापक सदस्य थे? कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ? दीनदयाल उपाध्याय जो है ना ये भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी, मोहनलाल गांधी, रामदास गांधी, हरिदास गांधी। महात्मा गांधी का असली नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आज़ाद हिंद फौज आई का गठन किया था? 1939, 1942, 1943, 1945। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज आई का गठन किया था। 43वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का क्या उपनाम दिया गया था? मिसाइल मैन, जनक, विज्ञान के पिता या राष्ट्रभक्त? पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का नया उपनाम दिया गया था मिसाइल मैन। तो 44वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। महात्मा गांधी की 1930 में शुरू की गई प्रमुख सत्याग्रह कौन सी थी? आंदोलन, स्वतंत्रता, नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन या फिर स्वराज आंदोलन? महात्मा गांधी की 1930 में शुरू की गई प्रमुख सत्याग्रह था नमक सत्याग्रह। तो 45वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पर्यावरण में जीवों की विविधता को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी, जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र। पर्यावरण में जीवों की विशेषता को क्या कहा जाता है? सो गाइस इसे कहा जाता है जैव विविधता। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 46वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन है किस गैस का वातावरण में अधिकतम प्रतिशत होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑर्गन? नाइट्रोजन गैस का वातावरण में अधिकतम प्रतिशत होता है। तो 47वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन देखेगा। ग्रीन हाउस प्रभाव किस कारण से होता है भाई? वायुमंडलीय गैसें सूर्य की गर्मी को अवशोषित करती हैं, पृथ्वी की सतह से गर्मी का अवशोषण, समुद्र की लहरें, ओजोन परत का पतन। तो ग्रीन हाउस प्रभाव किस कारण से होता है? वायुमंडलीय गैसें सूर्य की गर्मी को अवशोषित करती हैं। तो 48वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? गिर राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान।
तो 49वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, किस अधिनियम ने भारत में पर्यावरण संरक्षण को कानूनी रूप दिया? वन अधिनियम 1927, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, हवा प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सामाजिक परिपक्वता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। क्वेश्चन क्या है, सामाजिक परिपक्वता का अर्थ किससे है? शारीरिक वृद्धि, मानसिक वृद्धि, भावनात्मक संतुलन, सामाजिक समायोजन। सामाजिक परिपक्वता का अर्थ किससे है? सामाजिक समायोजन। तो 51वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक परिपक्वता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समाज के नियमों का पालन, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना, आत्मनिर्भर विकसित करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना। तो सामाजिक परिपक्वता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समाज के नियमों का पालन। तो 52वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक परिपक्वता किस आयु में अपेक्षित होती है? 0 से 5 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 13 से 19 वर्ष, 20 से 30 वर्ष। तो सामाजिक परिपक्वता जो है ना 13 से 19 वर्ष आयु में अपेक्षित होती है। तो 53वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक परिपक्वता के विकास में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आनुवंशिकता, शिक्षा, पर्यावरण या स्वास्थ्य। सामाजिक परिपक्वता के विकास में पर्यावरण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो 54वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामाजिक परिपक्वता को मापने के लिए कौन सा परीक्षण प्रचलित है? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिपक्वता का संकेत नहीं है? समूह में सामंजस्य बैठाना, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना, समाज में अपने कर्तव्य का पालन करना, व्यक्तिगत स्वार्थ को बढ़ावा देना। सामाजिक परिपक्वता का संकेत नहीं है यह आपसे पूछा जा रहा है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामाजिक परिपक्वता में कौन सी क्षमता शामिल नहीं होती है? सहयोग करने की क्षमता, जिम्मेदारी निभाने की क्षमता, तर्क वितर्क करने की क्षमता, नेतृत्व क्षमता। तो सामाजिक परिपक्वता किस प्रकार की मतलब क्षमता शामिल नहीं होती है? तर्क वितर्क करने की क्षमता। तो 57वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सामाजिक परिपक्वता किस प्रकार की प्रक्रिया है? आनुवंशिक प्रक्रिया, एक दिशीय प्रक्रिया, निरंतर प्रक्रिया, अस्थायी प्रक्रिया। तो सामाजिक परिपक्वता जो है ना ये एक निरंतर प्रक्रिया है। तो 58वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामाजिक परिपक्वता को प्राप्त करने के लिए मुख्य आवश्यकता क्या है? आर्थिक संसाधन, नैतिक मूल्यों की समझ, भौतिक सुख सुविधाएं, शारीरिक शक्ति। तो सामाजिक परिपक्वता को प्राप्त करने के लिए मुख्य आवश्यकता क्या है? नैतिक मूल्यों की समझ। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 59वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करने के लिए बालकों में क्या विकसित करना चाहिए? आत्म केंद्रित व्यवहार, सहिष्णुता और सहयोग की भावना, प्रतियोगिता की भावना, शक्ति प्रदर्शन की भावना। सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करने के लिए बालकों में क्या विकसित करना चाहिए? सहिष्णुता और सहयोग की भावना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है लीडरशिप यानी नेतृत्व। क्वेश्चन क्या है, नेतृत्व के किस प्रकार में नेता समूह के विचारों और भावनाओं को समझने पर अधिक जोर देता है? अधिकारवादी, लोकतांत्रिक, लिबरल या परामर्शदाता? नेतृत्व के लोकतांत्रिक प्रकार में नेता समूह के विचारों और भावनाओं को समझने पर अधिक जोर दिया जाता है। तो
ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है प्रभावशाली नेतृत्व की परिभाषा किस सिद्धांत से सबसे अधिक जुड़ी है? व्यवहारिक सिद्धांत, स्थिति सिद्धांत, गुण सिद्धांत, परिवर्तनकारी सिद्धांत। तो प्रभावशाली नेतृत्व जो है ना ये परिवर्तनकारी सिद्धांत से सबसे अधिक जुड़ी हुई है। तो 62वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेतृत्व के किस सिद्धांत के अनुसार नेता के गुण जन्मजात होते हैं? स्थिति सिद्धांत, गुण सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत या समन्वय सिद्धांत। तो नेतृत्व के गुण सिद्धांत के अनुसार नेता के गुण जन्मजात होते हैं। तो 63वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, स्थिति नेतृत्व में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है? समूह के सदस्य, नेता, बाहरी सलाहकार या सरकारी अधिकारी। स्थिति नेतृत्व में निर्णय लेने का अधिकार नेता के पास होता है यानी कि लीडर। तो 64वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, नेतृत्व के किस प्रकार में सबसे कम नियंत्रण और सबसे अधिक स्वतंत्रता होती? अधिकारवादी, लोकतांत्रिक, लिबरल या परामर्शदाता। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं लिबरल। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेतृत्व के किस सिद्धांत में यह माना जाता है कि प्रभावी नेतृत्व परिस्थिति पर निर्भर करता है? गुण सिद्धांत, व्यवहारिक सिद्धांत, स्थिति सिद्धांत या परिवर्तनकारी सिद्धांत। तो नेतृत्व के स्थिति सिद्धांत में यह माना जाता है कि प्रभावी नेतृत्व परिस्थिति पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67वां क्वेश्चन देखेगा, कार्य क्षमता नेतृत्व में क्या दर्शाती है? नेता का अनुभव, नेता की योग्यता और कौशल, समूह का आकार या नेतृत्व का प्रकार। कार्य क्षमता नेतृत्व में क्या दर्शाती है? नेता की योग्यता और कौशल। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 67वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पारंपरिक नेतृत्व का मुख्य आधार क्या होता है? अधिकार का विरासत में मिलना, निर्णय लेने की स्वतंत्रता, समूह की सहमति, परिणामों पर ध्यान देना। पारंपरिक नेतृत्व का मुख्य आधार होता है अधिकार का विरासत में मिलना। 68वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेतृत्व में मोटिवेशन का क्या महत्व है? कार्यों का नियोजन, सदस्यों को प्रोत्साहित करना, संसाधनों का प्रबंधन, नियमों का पालन करना। तो नेतृत्व में मोटिवेशन का क्या महत्व होता है? सदस्यों को प्रोत्साहित। तो 69वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, नैतिक प्रतिबद्धता किस प्रकार की प्रतिबद्धता है? तो नैतिक प्रतिबद्धता किस प्रकार की प्रतिबद्धता है? तो यह जब व्यक्ति अपने संगठन के प्रति जिम्मेदारी महसूस करता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक प्रतिबद्धता बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? कर्मचारियों को पुरस्कार देना, सख्त नियम बनाना, कर्मचारियों को काम से अलग रखना, कर्मचारियों की अवहेलना करना, कर्मचारियों को पुरस्कार देना। तो 75वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइस कि निरंतर प्रतिबद्धता का क्या मतलब है? तो निरंतर प्रतिबद्धता का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, जब कर्मचारी संगठन छोड़ने के फायदे और नुकसान को समझाता है। तो 76वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, व्यावसायिक प्रतिबद्धता किसे प्रभावित करती है? कर्मचारी का प्रदर्शन, संगठन की लाभप्रदता, कर्मचारी की नौकरी की संतुष्टि या उपरोक्त सभी। तो व्यावसायिक प्रतिबद्धता किससे प्रभावित करती है? तो इन सभी को। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। व्यावसायिक प्रतिबद्धता में भावनात्मक जुड़ाव का क्या अर्थ है? तो व्यावसायिक प्रतिबद्धता में भावनात्मक जुड़ाव का अर्थ होता है कर्मचारी का संगठन के प्रति व्यक्तिगत लगाव। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छा नेता कैसे व्यावसायिक प्रतिबद्धता बढ़ा सकता है? कर्मचारियों को प्रोत्साहित करके, सख्त नियम बनाकर, कर्मचारियों को नज़रअंदाज करके, केवल स्वयं काम करके। एक अच्छा नेता जो है ना कैसे व्यावसायिक प्रतिबद्धता बढ़ा सकता है? कर्मचारियों को प्रोत्साहित करके। तो 79वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यावसायिक प्रतिबद्धता में किसका योगदान सबसे अधिक होता है? संगठन के नियम, कर्मचारी का मनोबल, कार्यालय की स्थिति या वित्तीय प्रोत्साहन? कर्मचारी का मनोबल। तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।